क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी क्लास 11 का पेपर दे रहे तो आपके मॉडल सेट नंबर 1 का हम आपको पहला वीडियो सॉल्यूशन दे रहे। कृपया आप ध्यान से वीडियो को देखें और इसमें जिन प्रकार के प्रश्न दिए गए उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट, आपसे ये कहा गया जो बताइए 6 ग्राम कार्बन में मोल कितने होंगे। तो याद होगा DPP 2 में बनाया गया था मोल बराबर गिवन मास बटे मॉलिक्यूलर मास। मतलब कार्बन का दिया गया मास कितना है 6 ग्राम और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता तो 12 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ इज इक्वल टू 0.5। तो जब कभी भी किसी भी चीज़ का मोल मांगा जाए तो उसके दिए गए मास को आप एटॉमिक मास या जो मॉलिक्यूलर मास जो मॉलिक्यूल में होंगे उनके मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बताइए निम्नलिखित में से किसका मास भारी है। तो 1 ग्राम एटम का मतलब हो गया एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक मास हो गए 14 ग्राम नाइट्रोजन। 1 मोल वाटर H2O O का मास 16 और 2 हाइड्रोजन का मास 2 इज इक्वल टू 18 ग्राम वाटर। 1 मोल सोडियम तो सोडियम का मास 23 तो ये हो गया 23 ग्राम सोडियम। 1 मॉलिक्यूल, मोल नहीं मॉलिक्यूल बहुत छोटी इकाई, इसका मास हो गया 98 बाई 6.022 10 टू द पावर 23। ये बहुत छोटा, जब भी कहीं पर मॉलिक्यूल या एटम या आयन लिख दे उसके मास बहुत बहुत कम होते, इसलिए इसके 98 पर मत जाइएगा क्योंकि ये मात्र 1 मॉलिक्यूल है और 1 मोल का मतलब तो 6.022 10 टू द पावर 23। तो उतने कणों का जो मास होगा वो 1 मॉलिक्यूल के मास से हमेशा कई गुना ज्यादा भारी होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन एम्पिरिकल का दिया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें कहा गया कार्बन हो गया 38.71%, हाइड्रोजन दिया गया इज इक्वल टू 9.67%। ये दोनों देखकर ही लग रहा 100 नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन कितना होगा तो ऑक्सीजन होगा 100 माइनस कार्बन का परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन का परसेंटेज। तो 100 माइनस 38.71 प्लस 9.67, ये आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये तकरीबन 52 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, निकाल लीजिएगा कितना है। उसके बाद आप क्या करिएगा, इस 38.71 को कार्बन के एटॉमिक मास 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये तकरीबन आएगा 3.22। हाइड्रोजन का 9.67% को डिवाइड कर दीजिए 1 से, ये होगा 9.67। और ऑक्सीजन को भी आप डिवाइड करेंगे, जितना मिलेगा 52 पॉइंट जो भी मिले आपको, इसको 16 से डिवाइड करिएगा, तकरीबन ये भी मिलेगा 3.22। तो इतना जो काम किए उसका ये डाटा आप याद रखिएगा, ये डाटा। और अभी हम इस डाटा का यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये डाटा हो गया, कार्बन हो गया 3.22, हाइड्रोजन हो गया 9.67 और ऑक्सीजन भी निकाल के देखिएगा, ये होगा 3.22। सबसे छोटी संख्या हो गई 3.22, उससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी उससे भाग दे दीजिए, यहाँ भी उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आप यहाँ पाएंगे जो ये वैल्यू आपको मिला 1, ये वैल्यू तकरीबन लगभग आपको मिलेगा 3 और ये वैल्यू मिल गया 1। तो कार्बन के नीचे 1 ही लिखा जाता, हाइड्रोजन के नीचे 3, ऑक्सीजन के नीचे 1 ही लिखा जाता। ये हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला और इसके आंसर होंगे C नंबर।
क्या किए फिर से एक बार देखेंगे। कार्बन जितना परसेंट है उसको कार्बन के एटॉमिक मास 12 से भाग दे देंगे। हाइड्रोजन जितना परसेंट है उसके एटॉमिक मास 1 से भाग दे देंगे। उसके बाद इसमें जो कि ये दोनों ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद 100 नहीं हुआ तो 100 में से दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो बाकी बचा ऑक्सीजन होगा। और उसके बाद फिर आप इसके नंबर को निकालकर छोटी संख्या से भाग दे देंगे जो हमने काम किया। ये इतना मिला था, ये इतना, सबसे छोटा यही था, इसी से सबको डिवाइड कर दिया। जो संख्या प्राप्त हो गई उसको एलिमेंट के नीचे डाल दीजिए, उसी को नाम देंगे एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट आइए। अब यहाँ पे कहता है जो बताइए 6 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होंगे, तो ध्यान देना है ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 6 ग्राम कार्बन, तो कार्बन का गिवन मास 6 ग्राम, एटॉमिक मास 12, इसको एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने एटम्स आपको मिले तो ये 2 बार में कट गया, ये 2 से काट दीजिए तो 3.011 10 to the power 23 एटम्स मिले। कहता है इतने ही एटम्स किस में मौजूद होंगे, तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर गिवन मास 8 ग्राम, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ भी मोल कितना मिला। और याद कीजिए मीथेन में 1 एटम ही है, इसका मतलब इसमें हाफ इंटू 6.022 10 to the power 23 मिलेगा। तो ये दोनों नंबर बराबर हो गए, आंसर हो गया बी। मतलब दोनों में मोल निकालकर एटम की संख्या से गुना कर दीजिए। जैसे इस CH4 में 1 एटम है तो हाफ मोल इंटू 1 कर दीजिए। यहाँ भी 1 था कार्बन तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। तो ये हो गया एक पार्ट। आगे आइए, इसमें कहता है मोलरिटी निकालनी है और मोलरिटी में कहता है HCl का गिवन मास 18.25, HCl का मॉलिक्यूलर मास याद होगा 36.5 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। याद कीजिए ये 2 बार में कटा, ये भी 2 बार में, 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1। सिंपल है, मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। आराम से डिवाइड कर दीजिएगा, मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हो गया, इसमें मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद कीजिए ये 10 बार में कटा, ये 2 बार में, 2 बाई 10 इज इक्वल टू 0.2 मोल पर लीटर। आराम से निकाल पाइएगा। फिर कहता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताएं। याद कीजिए जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर 231 माइनस एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। इसके आंसर आपको मिलेंगे बी नंबर। उसके बाद कहता है जिसके सेम मास नंबर होंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, उनको हम लोग नाम देंगे आइसोबार। हिंदी में नाम हो गया संभारिक। तो जिसका द्रव्यमान समान मतलब भार समान, तो नाम दे देंगे संभारिक आइसोबार्स। इसमें कहता है जो किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनका गुण समान क्यों पाया जाता, या उनके गुणों में जो समानता पाई जाती है उसका कारण क्या है। तो याद रखिएगा, जैसे हम एक ग्रुप कोई भी ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 17 ले लिया, याद होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सबों को अगर आप ध्यान से देखें तो सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको एक जैसे दिखेंगे, इसलिए इसमें जो गुण में समानता पाई जाती है उसका कारण है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर हैलोजन किस ग्रुप के सदस्य हैं, सब लोग जानते हैं हैलोजन ग्रुप नंबर 17 में पाया जाता, और ये किस ब्लॉक का होगा, पी ब्लॉक।
फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या देता, ऑर्बिटल का डायरेक्शंस देता, याद होगा p ऑर्बिटल 3 डायरेक्शंस में हो गए, 3 ऑर्बिटल d5 में हो गए। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ओरिएंटेशंस, डायरेक्शन ऑर्बिटल्स ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता, दिशा के बारे में जानकारी देता है। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है बताइए कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो याद कीजिए पोटाशियम का इसके आंसर होंगे, क्यों होंगे, मिलाने का तरीका चेक कर लीजिए। एटॉमिक नंबर 18, 1 का लॉस कर दिया 18, 19, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, 1 का लॉस कर दिया तो ये हो गया 18। एटॉमिक नंबर 20, 2 का लॉस कर दिया 18। एटॉमिक नंबर 21, 3 का लॉस कर दिया 18। एटॉमिक नंबर 17, 1 ले लिया, गेन कर लिया 18। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए उसको नाम देंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगला हो गया, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप किस क्वांटम नंबर से अलग कर पाएंगे, उनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से अलग कर पाएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों, क्योंकि 1 ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, याद होगा एक का स्पिन क्वांटम नंबर +½ और दूसरे का स्पिन क्वांटम नंबर -½ इससे हम दोनों के बीच में अंतर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है जिसका मास है 10 मिलीग्राम, उसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। ये एसआई यूनिट में दिया गया, तो हमें इसको भी एसआई में बदलना होगा। तो याद कीजिए मिलीग्राम को 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ग्राम में बदलेगा, और ग्राम को भी 1000 से डिवाइड करेंगे किलोग्राम में बदलेगा। 0 0 कट कर दीजिए तो ये 1 2 3 4 5, तो ये मास कितना निकला 10⁻⁻5 ग्राम किलोग्राम। 10⁻1 2 3 4 5 -5 किलोग्राम। इसमें डी ब्रोगली का इक्वेशन ये कहता लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। डी ब्रोगली का इक्वेशन है h/mv। h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 1 का है। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू दिया गया 6.63 × 10⁻⁻34। m का मान कितना 10⁻⁻5। v का मान कितना 100 मतलब 2 0, ये 10⁻⁻3 ऊपर ले जाइए तो 10⁻³ होगा, और इसके आंसर कितने होंगे 10⁻31 मीटर। ये इसके आंसर हो गए। फिर नेक्स्ट आइए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या जो होती है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होती है किसी भी एटम में। एटम में ये दोनों नंबर बराबर होता। नाइट्रोजन के बारे में कहा जा रहा, बताइए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो आप भली भांति जानते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 +2 का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। 2 निकल गया तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 1 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट आ जाइए, कहता है एक बर्तन है, जिस बर्तन में हमने एक गैस रखा, बर्तन में जिसकी कैपेसिटी है, बर्तन की कैपेसिटी है वॉल्यूम बराबर 120 ml। प्रेशर कितना था, तो प्रेशर था 1.2 बार। कहता है उसको हमने एक ऐसे बर्तन में डाल दिया जिसका वॉल्यूम है 180 ml। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कहा गया बताइए अब इसका प्रेशर कितना होगा। तो टेम्परेचर दोनों ही कंडीशन में एक जैसा, याद होगा कांस्टेंट टेम्परेचर मने बॉयल का नियम, और बॉयल का नियम आपको याद होगा P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 का मान डाल दीजिए 1.2 बार, V1 120, P2 का मान निकालना है, V2 इज इक्वल टू 180। इसको डिवाइड कर दीजिए, और इसको जैसे ही डिवाइड करिएगा तो P2 का मान कितना हुआ, P2 हो गया 1.2 × 120/180। ये सॉल्व करिएगा तो ये मान आपको मिलेगा 0.8 बार, करके चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हो गया, कहता है
आप ये बताइए जो किन नियमों के कारण जो वॉल्यूम है वो प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा यदि टेम्परेचर का मान कांस्टेंट। तो याद होगा बताए थे बॉयल्स लॉ, गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए डिफिनिट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का उल्टा समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर डालेंगे वॉल्यूम उतना डिक्रीज करेगा, बॉयल्स लॉ। आइडियल गैस वो गैस है जो हर परिस्थितियों में गैस के नियमों का पालन करता, उसको नाम देंगे आइडियल गैस। अब कहता है अगर दो गैस को मिला दे, इस नियम का नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर दो गैसेस या ज़्यादा गैसेस को अगर आप मिलाते हैं विभिन्न गैसेस को, तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर का सम होगा। जैसे एक बर्तन में दो बच्चे अपना अपना पैसा गुल्लक में डाले तो टोटल पैसा दोनों के द्वारा डाले गए पैसे का सम होगा, योग होगा। अब यहाँ पे कहता है एक गैस है जिसका 4.4 ग्राम गैस का जो मास है उसका वॉल्यूम कितना है 2.24 लीटर एनटीपी एसटीपी पर। कहता है बताइए वो गैस क्या होगा। तो हम तो जानते हैं 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर, और ये भी जानते हैं 1 मोल का जो मास होता है उस मास को नाम देते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से लेंगे 2.24 लीटर गैस का मास हो गया 4.4 ग्राम, तो 22.4 लीटर का मास कितना, तो 4.4 बाई 2.24 इंटू 22.4 पूरा कट मारिएगा तो ये मास कितना मिलेगा 44 ग्राम मिलेगा। और 44 ग्राम इन चारों में किसका होगा, मिला लीजिएगा CO2 का होगा, इसलिए आंसर इज CO2। फिर नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन कहता है जो ये GOC का एक टॉपिक है आप पढ़ेंगे। जो कब कोई भी रिएजेंट अगर आता है जिसमें डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड है तो उसके कारण उस प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन हटता है उस इफेक्ट को हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। विस्तार से आप GOC में देख लेंगे, ये चीज GOC का है। फिर आ जाइए इन दोनों रिएक्शंस को देखिए तो ये पूरा अल्काइल का पोर्शन बराबर है। यहाँ पर Br हट करके OH आया, तो जब एक ग्रुप डिस्प्लेस होकर दूसरा ग्रुप आता तो ऐसे रिएक्शन को नाम देते सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक ग्रुप हट जाएगा और नया ग्रुप आ जाएगा। फिर जैसे इस कंपाउंड का यूपिक नेम डालना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे लंबा कार्बन चेन आप ये वाला लेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 हेक्स, मिनिमम पोजीशन 2, तो ये हो गया हेक्स 2इन या 2 हेक्सीन, और ये पूरा कहलाएगा इथाइल 1 2 3 नंबर पर, तो नाम हो गया 3 इथाइल 2 हेक्सीन या हेक्स 2इन आप बोले, बात बराबर है। नेक्स्ट आइए, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो पढ़ा चुके थे जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिस मॉलिक्यूल बेरिलियम बोरन और एल्युमिनियम इनके कंपाउंड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो एग्जाम्पल AlCl3। फिर नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका होगा, सब लोगों को याद होगा क्रोमियम और कॉपर अपवाद हुआ करते थे, तो यहाँ पर 3d10 ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता था। फिर नेक्स्ट आ जाइए, ये भी GOC का टुकड़ा है, GOC का, उसमें कार्बोकेटायन याद कीजिए, वो रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसमें याद होगा स्टेबिलिटी का क्रम होता था, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में मिथाइल का कार्बोकेटायन। इसका मतलब ये क्रम आपका होगा A नंबर। GOC में आप सीखेंगे इन चीजों को। किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले के नियम के आधार पर ये एटॉमिक नंबर से जुड़ा हुआ हमारा न्यू पीरियोडिक टेबल है, और मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट पर आधारित था। इन दो कंपाउंड को अगर आप देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, दोनों का फार्मूला है C2H6O, C2H6O, C2H6O एक फार्मूला है।
दोनों में गौर करिएगा, इसके फंक्शनल ग्रुप हो गए O, इसके फंक्शनल ग्रुप OH, दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं। ये फंक्शनल ग्रुप बेहोश कर देता, ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, नशा पैदा करता। इन दोनों के गुणों में भिन्नता पाई जाती, इनको नाम देते आइसोमर्स। चूंकि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है इसलिए नाम देंगे फंक्शनल आइसोमर्स। ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कारण ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट आगे आपको ये मिला, बताइए अल्कली मेटल ग्रुप 1 को कहते हैं और ग्रुप 1 का जनरल कन्फिग्रेशन होता NS1। ग्रुप 1 का कन्फिग्रेशन कहते हैं अल्कली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट। इसका आंसर इसी में छिपा हुआ, क्योंकि गौर करिए इसका नाम है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु इसका नाम है, तो ऑटोमेटिक है ये। अगर क्षारीय धातु है, वाटर में रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि याद रखिएगा जो ऑक्सीजन होते वो 3 प्रकार के ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं। एक होता O के ऊपर -2 चार्ज, जिसका नाम हो गया ऑक्साइड। एक हो गया O2 के ऊपर -2, इसका नाम हो गया परऑक्साइड। और एक हो गया O2 के ऊपर माइनस, इसका नाम सुपर ऑक्साइड। तो थ्योरी में याद रखिएगा जितने भी धनायन होते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतने बड़े से जुड़ेगा। पोटासियम यहाँ जिस चीज का निर्माण कर रहा, इसका नाम है पोटासियम सुपर ऑक्साइड। के निकालना है तो लोग क्या करते हैं, यहाँ डाल दिए। यहाँ -2 × 2 -4 = 0, x = +4 = रॉन्ग, गलत है ये। क्यों? क्योंकि आपको पता है K का एटॉमिक नंबर 192881, ये हर हालत में 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा और इस पर कौन सा चार्ज बनेगा, प्लस। इसका मतलब हो गया यहाँ कभी भी K का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी होगा +1 ही होगा। तो ये गड़बड़ियां क्यों मिल रही, क्योंकि इस जगह जो O2 है इसको आप सुपर ऑक्साइड के नाम से जानेंगे, और आपको पता है सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता। तो फॉर्मूला देखकर निकाला करिएगा कौन सा ऑक्साइड, कौन सुपर ऑक्साइड और कौन परऑक्साइड है। अब यहाँ इसके बाद का पॉइंट कहता है सोडियम किस प्रकार का, जब भी हमारा खाने का कोई भी पदार्थ गैस के बर्नर में जाता तो वो अलग रंग का, गैस का कलर अलग कलर का हो जाता। सोडियम के पदार्थ को भी अब डालेंगे फ्लेम में, आग में डालेंगे तो उसका गोल्डन येलो कलर हो जाता है। ये याद रखिएगा, ये प्रैक्टिकल के टॉपिक्स हैं। उसके बाद हो गया सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। ये चीज़ 10 में भी पढ़ा हुआ होगा। इतने का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।